उसी दिन मेरा पहला ऑपरेशन हुआ। अब मेरी सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं। डॉक्टर ने तुरंत ऑक्सीजन देने की बात कही। अब डॉक्टर को लगा कि इस हॉस्पिटल में यह केस हैंडल नहीं हो पाएगा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर मंगाया और मुझे सिनसिनाटी के एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। मुझे तुरंत इमरजेंसी रूम से बाहर निकाला गया तथा हेलीपैड की ओर ले जाने के लिए गलियों से ही चल पड़े। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर स्ट्रेचर खड़खड़ाते हुए तेज़ी से चल रहा था। एक नर्स मुझे बगल से पकड़े हुए थी और दूसरी अपने हाथों से पंप करके मुझे सांस दे रही थी। मेरी माँ, जो थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल पहुँची थी, हेलीकॉप्टर में मेरे बगल में बैठ गई। मैं अभी भी बेहोश था तथा सांस नहीं ले पा रहा था। वह पूरी फ्लाइट के दौरान मेरा हाथ पकड़े थी। जब मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ी तो मेरे पिता मेरे अन्य भाई बहन से मिलने तथा उन्हें घटना के बारे में बताने घर गए। उन्होंने मेरी बहन को आंसू भरी आंखों से पूरी घटना बताई, जिससे वह उसी रात होने वाली अपनी 8वीं क्लास की एक सेरेमनी में नहीं जा पाई। मेरे भाई बहनों को अपने परिवार और मित्रों के पास छोड़कर वे सीधे मेरी माँ से मिलने सिनसिनाटी आ गए। जब मैं और मेरी माँ हॉस्पिटल की छत पर उतरे तो लगभग 20 डॉक्टर एवं नर्स तेज़ी से हेलीपैड की ओर दौड़े और मुझे ट्रामा यूनिट के अंदर ले गए। इस समय तक मेरे मस्तिष्क की सूजन इतनी गंभीर हो गई थी कि घाव के बावजूद भी मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरी टूटी हड्डियों को भी ठीक करने के लिए इलाज की ज़रूरत थी, परंतु मैं इस स्थिति में नहीं था कि मेरा और ऑपरेशन हो सके। इसके बावजूद एक और ऑपरेशन किया गया, जो आज के दिन का मेरा तीसरा ऑपरेशन था। अब मैं पूरी तरह कोमा में जा चुका था और मुझे वेंटिलेटर पर रख दिया गया। मेरे माता पिता इस हॉस्पिटल के लिए कोई अजनबी नहीं थे। 10 साल पहले इसी हॉस्पिटल के इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर वे तब आए थे जब मेरी बहन को ल्यूकीमिया अर्थात ब्लड कैंसर के बारे में पता चला था। तब उसकी उम्र 3 वर्ष की थी। उस समय मैं 5 वर्ष का था और मेरा भाई 6 माह का शिशु था। 2.5 साल तक कीमोथेरेपी, स्पाइनल टैप्स तथा बोन मैरो बायोप्सी के बाद मेरी छोटी बहन खुशी खुशी स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर हॉस्पिटल से घर गई थी। और 10 साल के सामान्य जीवन के बाद मेरे माता पिता दूसरे बच्चे के साथ फिर वहीं थे। जब मैं कोमा में चला गया तो हॉस्पिटल ने एक पादरी एवं सामाजिक कार्यकर्ता को मेरे माता पिता के पास उन्हें साहस बंधाने के लिए भेजा। यह वही पादरी था जो 1 दशक पहले जब मेरी बहन को कैंसर हुआ था तो उनसे मिला था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, रात हो गई, मैं मशीनों के सहारे जिंदा था। मेरे माता पिता बैठे बैठे हॉस्पिटल की चटाई पर ही सो गए। एक क्षण वे बैठे बैठे थकान से गिर जाते थे तो अगले ही क्षण वे चिंतित होकर उठ जाते थे। मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया कि वह मेरे जीवन की सबसे खराब रात थी। ईश्वर की कृपा से अगली सुबह मेरी सांसें थोड़ी ठीक चल रही थीं, जिन्हें देखकर डॉक्टर थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे और मुझे कोमा से बाहर बता रहे थे। अब मुझे होश भी आ गया था, लेकिन मेरे सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई थी। इसे चेक करने के लिए एक नर्स ने मुझे सेब के एक जूस का एक डिब्बा दिया और कहा कि नाक से हवा बाहर निकालो, फिर इसे सूंघो। ऐसा करने पर मेरे सूंघने की शक्ति तो वापस आ गई, लेकिन सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब मैं हवा को नाक से बाहर निकाल रहा था तो वह मेरे आँख के फ्रैक्चर से बाहर जा रही थी और मेरे बाईं आँख को बाहर की तरफ ढकेल रही थी। मेरी आँख का गोल वाला भाग आँख के गड्ढे से बाहर निकल जा रहा था। यह आँख की पुतली और ऑप्टिक नर्व के माध्यम से अनिश्चित रूप से मस्तिष्क से जुड़ा था।
आँख के सर्जन ने कहा कि धीरे धीरे यह आँख के सही जगह पर आ जाएगा जब इसमें की पूरी हवा रिस कर बाहर जाएगी, परंतु इसमें कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है। 1 सप्ताह बाद जब मैं थोड़ा और ठीक हो जाऊंगा, मेरा एक और ऑपरेशन होना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मुक्केबाजी के मुकाबले का हारा हुआ खिलाड़ी हूँ, लेकिन मैं अब हॉस्पिटल से घर जाने का निश्चित कर चुका था। अपनी टूटी हुई नाक, करीब आधा दर्जन चेहरे के फ्रैक्चर तथा उभरी हुई बाईं आँख लेकर मैं घर आ गया। इसके बाद के कुछ महीने मेरे लिए बहुत कठिन थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा जीवन थम गया है। कई हफ्तों तक मुझे सब कुछ डबल दिखाई देता था। मैं सीधा नहीं देख सकता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी आँख सामान्य हो रही थी। अपने ऑपरेशन और देखने में हो रही समस्या के कारण मैं लगभग 8 महीने से कार नहीं चला पा रहा था। अब फिजियोथेरेपिस्ट मुझे बेसिक मोटर स्किल जैसे सीधा चलना सिखा रहे थे। मैं दृढ़ संकल्पित था कि मैं इस दुर्घटना से उबर जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाता था। 1 साल बाद मैं बेसबॉल के मैदान पर कैसे जाऊंगा, यह सोचना भी मेरे लिए दर्दनाक था। हमेशा से बेसबॉल मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा था। मेरे पिता ने सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए बेसबॉल के छोटे छोटे लीग मैच खेले थे, परंतु मेरा सपना था कि मैं प्रोफेशनल ढंग से बेसबॉल खेलूं। कुछ महीनों के पुनर्वास के बाद मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी फिर से बेसबॉल खेलना, लेकिन मेरा फिर से बेसबॉल खेलना इतना आसान नहीं था। जब बेसबॉल खेलने का अगला सीज़न आया तो विश्वविद्यालय की टीम से एकमात्र जूनियर खिलाड़ी जिसका नाम शामिल नहीं किया गया वह मैं था। मुझे जूनियर विश्वविद्यालय के 2nd ईयर के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया। मैं यहाँ 4 साल की उम्र से ही खेलता था। मैं पहले ही वहाँ बहुत समय तक खेल चुका था, फिर भी मुझे वहीं भेजना अपमानजनक लग रहा था। वह दिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है। मैं अपनी कार में बैठा और ज़ोर से चिल्लाया। ज़ोर के झटके से मैंने अपनी रेडियो उठाया तथा निराश भाव से कोई ऐसा गाना सर्च करने लगा जो मुझे अच्छा लगे। लगभग 1 साल बाद यह टीम विश्वविद्यालय के सीनियर टीम की तरह खेलने लगी। इसके लिए हमने कड़ी मेहनत की। मुश्किल से 1 मैच खेलने के बजाय मैंने हाई स्कूल की टीम की ओर से 11 पारियां खेली। मेरे हाई स्कूल के मंद कैरियर के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बेहतर प्लेयर बन गया था और मैं समझ गया था कि यदि चीज़ों में सुधार हो रहा है तो ऐसा करने के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी दुर्घटना के 2 वर्ष बाद मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में अपना कॉलेज कैरियर शुरू किया। यह एक नई शुरुआत थी और यहाँ आकर मुझे पहली बार छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में पता चला। मुझे पहली बार छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में पता चला। छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में पता चला।